प्यारे दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन दिया है महेंद्र वर्मन द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा, परमेश्वर वर्मन द्वारा, नंदी वर्मन द्वारा। सही ऑप्शन बताइए। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो सही ऑप्शन में आएगा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया था। तो महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ये किस वंश के शासक थे? तो ये पल्लव वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। पल्लव वंश की जो शासक थे। ठीक है दोस्तों, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। कौन थे दोस्तों? सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। सिंह विष्णु, और सिंह विष्णु को ही क्या सिंह वर्मन भी कहा जाता है, सिंह वर्मन भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सिंह वर्मन। तो महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम किस वंश के शासक थे? तो ये पल्लव वंश के शासक थे। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु या सिंह वर्मन। ठीक है दोस्तों, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिव की जो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है आपको बताना है। ऑप्शन दिया है शिक्षक, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए, ध्यान मग्न। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो शिव की जो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है, ये आपको बताना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक। तो शिव की जो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रसिद्ध सांस्कृतिक लेखक डंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? पल्लव वंश, सातवाहन वंश, पांडव, चोल। बताइए दोस्तों। तो प्रसिद्ध संस्कृत लेखक डंडिन जो है किसकी सभा को अलंकृत करते थे, आपको बताना है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पल्लव वंश। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा, पल्लव वंश। तो जो संस्कृत लेखक जो डंडिन है वह किसकी सभा में, किसके दरबार में रहते थे? वह पल्लव वंश के दरबार में रहते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित में से ऐहोल अभिलेख के लिखे जाने वाले वर्ष की आपको पहचान करना। मतलब जो ऐहोल अभिलेख है उसको कब मतलब अभिलेखित किया गया था, ये आपको बताना है। वर्ष आपको बताना है। ऑप्शन दिया 630 ईस्वी, 649 ईस्वी, 638 ईस्वी, 634 ईस्वी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऐहोल अभिलेख कब लिखा गया दोस्तों? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 634 ईस्वी में क्या है लिखा जाता है। ठीक है, इसको देखेंगे ऐहोल अभिलेख किससे रिलेटेड है, किस शासक से रिलेटेड है? तो वातापी या बादामी। ठीक है, वातापी या बादामी जो चालुक्य वंशी शासक है। ठीक है, उनकी राजधानी क्या थी? वातापी या बादामी थे। और वहीं के प्रसिद्ध शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय। वहीं के प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। ठीक है, चालुक्य वंशी शासक थे ये, चालुक्य वंश के शासक थे। तो चालुक्य वंशी शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड कौन है? ऐहोल अभिलेख है। ठीक है, तो अब चालुक्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो ये वातापी या बादामी के जो चालुक्य थे, वातापी या इन्हीं को क्या है बादामी भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, वातापी या बादामी के जो चालुक्य वंशी शासक थे। ठीक है, वहां के जो पुलकेशिन द्वितीय एक महान शासक हुए, और ऐहोल अभिलेख उन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, ये किसके द्वारा रचना किया गया? तो रवि कीर्ति। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, रवि कीर्ति का जो ऐहोल अभिलेख है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। रवि कीर्ति का जो ऐहोल अभिलेख है, तो ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा रचित रचित किया गया? वह रवि कीर्ति के द्वारा किया गया। ठीक है, ये चीज। और किस शासक से रिलेटेड है? तो चालुक्य वंशी शासक जो पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है। ठीक है, चालुक्यों की राजधानी क्या होगी? वातापी या बादामी। ठीक है, इस तरीके से 8वें नंबर का क्वेश्चन जो दिया है, निम्नलिखित में से ऐहोल अभिलेख के लिखे जाने वाले वर्ष की पहचान करना था हमको। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 634 ईस्वी। रवि कीर्ति के द्वारा जो है ऐहोल अभिलेख को मतलब लिखा जाता है। और यह किस वंश के शासक से रिलेटेड है? तो चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित था, बताना आपको। तो पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं स्थित था यह बताना है। ऑप्शन दिया हुआ कल्याण, सूरपारक, मुजीरिस, मोतुपल्ली। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोतुपल्ली। मोतुपल्ली जो बंदरगाह है वह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित था। कहां पर था, वह पूर्वी तट पर स्थित था। कहां था, आंध्र प्रदेश में। तो मोटूपल्ली जो बंदरगाह है वह आंध्र प्रदेश में स्थित था। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब बताइए कल्याण बंदरगाह कहां पर था, तो यह महाराष्ट्र में था, मुंबई में था। ठीक है, सूरपारक कहां है दोस्तों, यह भी मुंबई में स्थित है। मुजिरिस कहां है दोस्तों, यह केरल में स्थित है। मुजिरिस जो बंदरगाह है वह केरल में स्थित है। ठीक है, और कल्याण और सूरपारक कहां पर स्थित है दोस्तों, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में स्थित है, मुंबई में। ठीक है दोस्तों, कंफर्म हो गया चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। बताइए दोस्तों, स्कंदगुप्त ने जो है, स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था, किस अभिलेख से हमको ज्ञात होता है बताना है। ऑप्शन दिया हुआ भीतरी स्तंभ लेख, प्रयागराज स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था, किस अभिलेख से हमको ज्ञात होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख से हमको यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने जो है हुड़ों को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, कंफर्म हो गया आपको। अब बताइए प्रयागराज स्तंभ लेख किस शासक से रिलेटेड है, तो यह समुद्र गुप्त से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, समुद्र गुप्त, समुद्र गुप्त से रिलेटेड है। ठीक है, समुद्र गुप्त गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, मंदसौर अभिलेख किससे रिलेटेड है, तो यशोधर्मन से। किससे रिलेटेड है, यशोधर्मन, यशोधर्मन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए उदयगिरी अभिलेख किससे रिलेटेड है, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, चंद्रगुप्त द्वितीय से, चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है। ठीक है, तो किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, भीतरी स्तंभ लेख। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में। सही ऑप्शन बताइए। आयुर्वेद, आयुर्वेद जो जीवन का विज्ञान है वह उल्लेख सर्वप्रथम कहां पर मिलता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जो इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कहां के, आयुर्वेद जो जीवन पद्धति, आयुर्वेद जो विज्ञान के जो सिद्धांत है जो इसमें व्यवस्थित किए गए वो कहां पर है, अथर्ववेद में है। ठीक है, चलिए वो है कालक्रम में लगाइए। कालक्रम में क्या है, इसको व्यवस्थित करना। 12वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कालक्रम में लगाइए। ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पर, पूरा कुछ चुनना है। लौह युग, पूर्व पाषाण युग, कांस्य युग और नव पाषाण युग। ठीक है, देखिए देखा जाए तो सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, पूर्व पाषाण युग आ जाएगा। 2 नंबर पहला होना चाहिए। पूर्व पाषाण युग के बाद क्या आएगा, नव पाषाण युग आ जाएगा। 4 नंबर हो गया। उसके बाद बताइए क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा कांस्य युग। 3 नंबर हो गया। और लास्ट में क्या आ गया दोस्तों, लौह युग आ गया 1 नंबर। तो हमारा कोड क्या हो गया, 2 4 3 1। किस ऑप्शन में करेक्ट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 2 4 3 1। तो पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, कांस्य युग और लास्ट में क्या आ गया दोस्तों, लौह युग हो गया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव से, मेहरगढ़ से, कोल्डिहावा से, कोटवा से। बताइए दोस्तों सही ऑप्शन। तो भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहां से मिले हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लहुरा देव। कहां से मिले हैं दोस्तों, लहुरा देव से मिले हैं। लहुरा देव कहां है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, संत कबीर नगर में है। कहा दोस्तों, यह संत कबीर नगर में, संत कबीर नगर। ठीक है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश में है
ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वह लोहरा देव से मिले हैं। लोहरा देव कहाँ है दोस्तों? वह उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित है। ठीक है, हो गया, कंफर्म हो गया दोस्तों। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ मिले हैं? वह लोहरा देव से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। दूसरा स्टेटमेंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। तीसरा नंबर स्टेटमेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। कूट का को सही, केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन। डी ऑप्शन है 1 2 3। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एनी बेसेंट के बारे में स्टेटमेंट है। चलिए, तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थे, तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है। देखेंगे इनका जो एक पत्रिका है कॉमनवेल्थ, कौन सा पत्रिका इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ पत्रिका में इन्होंने सर्वप्रथम 2 जनवरी 1914 ईस्वी को जो है होम रूल आंदोलन के बारे में जो है प्रकाशित करती हैं, बारे में चर्चा करती है, उसको विस्तार से समझाती हैं। होम रूल आंदोलन का मतलब क्या है दोस्तों? कि संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना है। ठीक है, होम रूल आंदोलन को जो है अपनी पत्रिका कॉमनवेल्थ में जो है इस विचारधारा को जो है प्रकाशित करती हैं। और देखते हैं मद्रास में 1916 ईस्वी में, मद्रास में 1916 ईस्वी में जो है यह होम रूल आंदोलन को जो है जमीनी रूप से क्या है प्रारंभ कर देती है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, तो थियोसॉफिकल, अब ये पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी। ठीक है, कॉमनवेल्थ पत्रिका में यह उस विचारधारा को जो होम रूल आंदोलन को स्थापित करती हैं, और 1916 ईस्वी में जो है मद्रास में जो होम रूल आंदोलन को भी जमीनी रूप से प्रारंभ कर देती हैं। ठीक, चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापिका, तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका कौन थी? वह मैडम ब्लावेत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया जाता है। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है वह है अडयार मद्रास के पास जो है 1882 ईस्वी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका कौन थी? तो मैडम ब्लावेत्स्की थी। कौन थी दोस्तों? मैडम ब्लावेत्स्की, मैडम ब्लावेत्स्की। और कौन? कर्नल अलकाट, कर्नल अलकाट। मैडम ब्लावेत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किया जाता है। ठीक, दोनों लोग संयुक्त रूप से मिलकर करते हैं, मैडम ब्लावेत्स्की और कर्नल अलकाट। कब करते हैं? 1875 ईस्वी में करते हैं। कहां पर करते हैं दोस्तों? न्यूयॉर्क में करते हैं। और 1882 ईस्वी में अपना यह मुख्यालय कहां पर ट्रांसफर कर लेते हैं? अडयार मद्रास में कर लेते हैं। 1882 ईस्वी में अपना मुख्यालय अडयार मद्रास में जो है दोस्तों स्थानांतरित कर लेते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, मुख्यालय जो है अडयार में क्या है स्थानांतरित कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चीजें क्लियर हो गई आपको? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका कौन है? वह मैडम ब्लावेत्स्की है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गया। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी। कौन? एनी बेसेंट। तो ये बात सही है। कब थी अध्यक्षा? तो 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 1917 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 1917 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वह एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो यह कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन 1917 ईस्वी में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वह एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। तो इस तरीके से देखेंगे होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने की उत्तरदायी थी। बात सही है, स्टेटमेंट वन सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी। वो कब थी? 1917 की कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ कलकत्ता में। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से कौन सा टूट सही हो जाएगा बताइए दोस्तों? तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या है? करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3
ठीक है दोस्त, क्लियर हो गया आपको। एनी बेसेंट देखेंगे दोस्तों, स्टेटमेंट जो है, जो फेमस पर्सनालिटी रही हैं, उससे जो है स्टेटमेंट आपको एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा जो है व्यक्ति विशेष पे जो कुछ उनकी विशेषता है उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। उन्होंने जो इनका प्रारंभ किया 1916 ईस्वी में मद्रास में, जो होम रूल आंदोलन को प्रारंभ करती है। कॉमनवेल्थ इनका पत्रिका है, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी, कब थी? 1917 की कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहां पर, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका मैडम ब्लावात्स्की थी। उनके और किसका सहयोग उनको प्राप्त हुआ था? कर्नल अल्काट। इन दोनों ने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। और कहां पर किया? 1875 में न्यूयॉर्क मुख्यालय रहता है। फिर यह 1882 ईस्वी में मुख्यालय को जो अडयार मद्रास में जो है भारत में जो स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से 14 नंबर क्वेश्चन कंफर्म हो गया आपको। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, केवल 1 और 3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, बताइए दोस्तों, अहिंसा का जो क्या अर्थ है गांधी जी के दृष्टिकोण में आपको बताना है। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, विलीनीकरण, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सत्य की प्राप्ति का रास्ता है, ठीक है। तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता क्या है? वह अहिंसा है। अहिंसा से आप सत्य की को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया है। 16वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? बताना है दोस्तों, आजादी के समय है। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था 15 अगस्त 1947 को? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी जो थे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? बताइए दोस्तों, ये कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में ये किसका स्टेटमेंट है कि वह जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है वह एक कार के समान है, उसमें कई ब्रेकें हैं लेकिन वह इंजन नहीं है, ठीक है। एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर क्या है? इंजन नहीं है उसमें, ठीक है। ऑप्शन दिया है सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालचारी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। बताइए दोस्तों, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कमेंट किया जाता भारत सरकार अधिनियम 1935 पे कि यह एक कार के समान है, एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? बताइए दोस्तों, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया? बताइए दोस्तों, भारतीय दुर्भिक्ष जो संहिता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया था? हंटर आयोग, हार्टोग आयोग, इंडिगो आयोग, स्ट्रेची आयोग। बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा? भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का जो निर्माण है वह है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? हंटर आयोग, हार्टोग आयोग, इंडिगो आयोग, स्ट्रेची आयोग। सही आयोग क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, स्ट्रेची आयोग। तो स्ट्रेची आयोग के द्वारा जो है रिकमेंडेशन दिया जाता है, ठीक है। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किया जाता, ठीक है। जो भारत में उस समय अकाल आते थे, ठीक है, ब्रिटिश भारत में जो अकाल आते थे उसको जो अध्ययन करने के लिए, उस पर उपाय करने के लिए, ठीक है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का जो है निर्माण किया गया, ठीक है। स्ट्रेची आयोग कब गठित किया जाता है? तो यह 1878 ईस्वी में गठित हुआ दोस्तों। कब हुआ? 1878 ईस्वी में। इस समय
कौन मतलब वायसराय थे बताइए। तो इस समय वायसराय कौन थे, तो इस समय बताइए लॉर्ड लिटन। कौन थे वायसराय, लॉर्ड लिटन थे। ठीक है दोस्तों, ये चीजें ध्यान में आपको रखना है। ठीक, अब बताइए इंडिगो आयोग किससे रिलेटेड है, तो किसानों के द्वारा जो नील विद्रोह किया गया, तो अंग्रेजों के द्वारा क्या किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराया जा रहा था बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, तो वहां पर जो है किसानों के द्वारा नील विद्रोह कर दिया जाता। ठीक है, ये चीजें, और वहां पर जो है इस नील विद्रोह को जो है किसानों की जो समस्या है उसको अध्ययन करने के लिए, नील विद्रोह को जो है समाप्त हो जाए, किसानों की क्या मांग है, इन सब चीजों पे विचार विमर्श करने के लिए जो है इंडिगो आयोग का गठन किया जाता। ठीक है, ये चीजें देखेंगे कब गठित हुआ दोस्तों, तो 1860 ईस्वी में। इस समय गवर्नर मतलब इस समय वायसराय कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। वायसराय कौन था दोस्तों, तो यह लॉर्ड कैनिंग था। ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों। आप देखेंगे 1857 का जो महाविद्रोह होने से पहले, 1857 की जो महाक्रांति हुई, 1857 के महाविद्रोह से पहले जो गवर्नर जनरल बोला जाता था। ठीक है, लेकिन 1857 की महाक्रांति के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1858 का चार्टर एक्ट लाया जाता है। अब उसके तहत जो है अब भारत के जो गवर्नर जनरल है उनको क्या है वायसराय कहा जाने लगा, भारत का वायसराय कहा जाने लगता है। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की महाक्रांति होती, महाविद्रोह होता है। तो इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग जो है वह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं, और साथ ही जो भारत के प्रथम वायसराय कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग है। एक ऐसा प्रश्न आता है, आपको ध्यान में रखना है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग है, और भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग। ये चीज आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तब 1858 में जो चार्टर एक्ट पारित किया गया, अब क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो आएंगे उनको वायसराय ही कहा जाने लगा। ठीक है, ये चीजें है। तो वायसराय स्ट्रेची आयोग किसके द्वारा गठित किया गया, लॉर्ड लिटन के द्वारा गठित किया गया। अब हंटर आयोग कब आया दोस्तों, तो 1882 ईस्वी में। कब आया दोस्तों, 1882 ईस्वी में आता है। इस समय वायसराय कौन होते हैं, तो वह रिपन होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, रिपन, लॉर्ड रिपन होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। हर्टोग आयोग कब आया दोस्तों, तो हर्टोग आयोग आया 1929 ईस्वी में। कब आया, 1929 ईस्वी में आया। इस समय वायसराय कौन थे बताइए, इस समय लॉर्ड इरविन। ठीक है दोस्तों, तो लॉर्ड इरविन, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, लॉर्ड इरविन। ठीक है दोस्तों, ये चीजें क्लियर हो गई। ये जो कमीशन है ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आ सकता है। हंटर आयोग किससे रिलेटेड है, शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, हार्टोग आयोग किससे है, शिक्षा से संबंधित जो सुधार प्रस्तावित किए गए हार्टोग आयोग के द्वारा, ये चीज आपको ध्यान में रखना। इंडिगो आयोग जो है नील विद्रोह से रिलेटेड है, नील विद्रोह पे जो है गठित आयोग था इंडिगो आयोग। ठीक है, स्ट्रेची आयोग जो आकार से संबंधित है। ठीक है, और जो भारत में उस समय अकाल आते थे उसको जो है समाधान के लिए जो है अकाल के स्टडी करने के लिए जो है स्ट्रेची आयोग का जो है गठन किया गया था। ठीक है, इंडिगो आयोग जो नील विद्रोह जो था, ये चीज आपको ध्यान में रखना, नील विद्रोह। ठीक है, नील विद्रोह जो हुआ, नील की किस जो खेती जबरदस्ती कराया जा रहा था किसानों से, उनके द्वारा जो है नील विद्रोह कर दिया जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। ये चीजें ध्यान में रखना। स्ट्रेची आयोग जो अकाल था, अकाल से निपटने के लिए जो है ये गठित किया गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। हंटर आयोग शिक्षा से रिलेटेड है, हार्टोग आयोग भी शिक्षा से रिलेटेड है, और इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी प्रश्न आ जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, और हंटर आयोग और किस गवर्नर जनरल नहीं कहेंगे, वायसराय कहेंगे। ठीक है, क्योंकि 1858 के चार्टर एक्ट के माध्यम से अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगता है। इस तरीके से भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। ठीक है, ये चीज आपको इससे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो भारतीय ध्रुवीय संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, स्ट्रेची आयोग। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है, बताइए दोस्तों। अरुणा आसफ अली किस आंदोलन से जुड़ी हुई है आपको बताना है। ऑप्शन दिया है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। बताइए दोस्तों, किस आंदोलन से अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी,
तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन से अरुणा आसफ अली जो है वह जुड़ी हुई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ बताइए दोस्तों। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होता है। कब होता है, 9 अगस्त 1942 को जो है प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, कंफर्म हो गया आपको। चलिए, असहयोग आंदोलन बताइए कब प्रारंभ हुआ। तो यह 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है। कब होता है, 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ होता है। ठीक है, ये चीजें कंफर्म हो गया। सविनावादी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो यह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होता है। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च करते हैं। ठीक है, और दांडी तट पर पहुंचकर जो है वहां पर क्या 6 अप्रैल 1930 को दांडी तट पर पहुंचकर नमक बनाते हैं और अंग्रेजी कानूनों को क्या है अवज्ञा करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो सविनावादी आंदोलन दोस्तों 12 मार्च 1930, तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी के लिए मार्च करते हैं और दांडी तट पर पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक बनाकर जो है कानून का जो है अवज्ञा करते हैं। 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर जो है दांडी तट पर जो है नमक बनाकर नमक कानून का जो है अवज्ञा करते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना। तो सविनावादी आंदोलन प्रारंभ हुआ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी जो है जी क्या है दांडी तट पर पहुंच के जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून का जो है अवज्ञा करते हैं। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो यह 1919 के समय प्रारंभ होता है, यह 1919 में प्रारंभ होता है। खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, तो देखिए जो ऑटोमन एम्पायर प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो ब्रिटेन फ्रांस जो मित्र राष्ट्र थे उनके द्वारा क्या किया गया, ऑटोमन साम्राज्य का क्या है उसको विखंडित कर दिया गया। तुर्की के जो खलीफा थे उनके पद को क्या है, तुर्की के खलीफा के पद को क्या है समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पर देखेंगे जो मुस्लिम समुदाय थे वह तुर्की के खलीफा को जो है अपने इस्लामी साम्राज्य का जो है खलीफा मानते थे। और इस तरीके से देखेंगे भारत में भी जो है मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो मोहम्मद अली, शौकत अली, जो अली बंधु और अबुल कलाम आजाद व अन्य लोगों के द्वारा जो है खिलाफत मूवमेंट जो है आरंभ कर दिया जाता है, जिससे कि तुर्की में जो है पुनः खलीफा के पद को जो है बहाल कर दिया जाए। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन जो है कब शुरू हुआ दोस्तों, 1919 ईस्वी में। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ होता है, तो यह 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ होता है। सविनावादी आंदोलन दोस्तों तो 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से जो है गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी के लिए मार्च करते हैं। दांडी तट पर 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून का अवज्ञा करते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में आरंभ होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया 19वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़े हुए हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ चित्रित है। बताइए दोस्तों, गंगा अवतरण का जो दृश्य है आपको कहाँ देखने को मिलता है। ऑप्शन दिया मामल्लपुरम में, एलोरा में, अजंता में, बाघ गुफा में। बताइए दोस्तों गंगा अवतरण का चित्र कहाँ दृश्य आपको देखने को मिलता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मामल्लपुरम में। ठीक है, ये मामल्लपुरम कहाँ दोस्तों, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और 21 वंश के शासकों के द्वारा चित्रित किया गया था, तो पल्लव वंश, जो पल्लव वंश के शासक हैं उनके द्वारा जो है यह गंगा अवतरण का जो चित्र है वह जो है मामल्लपुरम स्थान पे जो है चित्रित किया गया है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, जो पहाड़ की जो पत्थर की पहाड़ है गुफाओं को क्या है काट कर जो उसको गंगा अवतरण के चित्र को जो है दर्शाया गया है। ठीक है, कहाँ पर, मामल्लपुरम जो कांचीपुरम है। ठीक है, ये चीजें कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। किस वंश का शासक था, पल्लव वंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया है। 21वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, क्लीमेंट एटली। बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस। तो लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस के द्वारा
जो है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की जाती है। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है बताइए दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो यह आया मार्च 1946 में। कब आया, मार्च 1946 में भारत आता है। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन में भारत आता है उस समय की क्या परिस्थितियां रहती हैं, तो देखिए कि दोस्तों यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध की क्या है समाप्ति हो जाती है, और ब्रिटेन में क्या आम चुनाव होते हैं। तो ब्रिटेन में जब आम चुनाव होते हैं तो वहां पर क्या सत्ता परिवर्तन होता है, लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में वापसी करती है, और क्लीमेंट एटली के द्वारा जो है सरकार का गठन किया जाता है। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, और भारत की जो समस्या है, भारत की समस्या के अस्थायी समाधान के लिए एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करते हैं और वे भारत में भेजते हैं, और जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, उस कमेटी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा की जाती है उसकी अध्यक्षता, और 2 अन्य सदस्य होते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य जो कमेटी भारत में कब पहुंचती है, मार्च 1946 में पहुंचती है। उसी को क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन कहते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन। ठीक है, कि उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा की जाती है, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा की जाती है। अब देखेंगे कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है मई 1946 में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया था। कब बुलाया था दोस्तों, मई 1946 में, 5 मई 1946 को। तो 5 मई 1946 को देखेंगे शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता। ठीक है, इसमें भारत के उस समय के जो राजनीतिक दल होते हैं और जो समुदाय वो क्या है, इसमें शिमला सम्मेलन में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ पर देखेंगे पाकिस्तान की मांग की जाती है। कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है पाकिस्तान, पृथक पाकिस्तान की मांग को क्या अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, और कैबिनेट मिशन जो अपने रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करता है, 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, और उसमें कहा जाता है कि भारत में एक संघ का निर्माण होगा। भारत में क्या होगा दोस्तों, एक संघ है, भारत में एक संघ का निर्माण होगा जो ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के से मिलकर बनेगा। एक संघ बनेगा जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासत सम्मिलित होंगे। संघ के पास क्या है, संघ के पास विदेश, रक्षा, संचार जैसे मामले होंगे। ठीक है, संघ के अंतर्गत एक केंद्र सरकार का गठन किया जाएगा, और यहाँ पर केंद्र सरकार के पास संघीय विषय से संबंधित जो है विधि पे क्या है, संघीय विषय से संबंधित जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार होगा। और जो अन्य विषय होंगे और जो विषय और जो अवशिष्ट विषय है वह प्रांतों के पास होंगे। किसके पास होंगे, प्रांतों के पास होंगे। प्रांतों की अपनी विधायिका और कार्यपालिका होंगी, ये सब चीजें हैं। और इन्होंने कैबिनेट मिशन के द्वारा कहा गया कि एक संविधान निर्मात्री परिषद का स्थापना किया जाएगा। संविधान निर्मात्री परिषद, संविधान निर्मात्री परिषद, एक संविधान निर्मात्री जो है, एक संविधान निर्मात्री परिषद की स्थापना की जाएगी। और इसमें जो है प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, इसमें संविधान निर्मात्री परिषद में जो प्रतिनिधि हैं वह ब्रिटिश भारत के जो प्रांतीय विधायिका के सदस्य हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेजेंगे, और जो देशी रियासतों के से जो प्रतिनिधि आएंगे वो मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि जो है देशी रियासती के क्षेत्रों से जो मनोनीत होंगे, और ब्रिटिश भारत से जो प्रतिनिधि चुन के आएंगे वह ब्रिटिश भारत की जो प्रांतीय विधायिकाएं हैं उनके जो प्रतिनिधि जो हैं, उनके जो सदस्य क्या चुनकर संविधान निर्मात्री परिषद में क्या है भेजेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो देखिए कि कैबिनेट मिशन के द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग, मुस्लिम लीग के द्वारा जो पृथक पाकिस्तान की मांग की जा रही थी उसको अस्वीकार कर दिया जाता है, और कैबिनेट मिशन अपना रिपोर्ट जो है 16 मई 1946 को प्रस्तुत करता है। इसमें कहा जाता है कि भारत में एक संघ का निर्माण होगा, संघ में ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के क्या क्षेत्र सम्मिलित होंगे। संघ के उस अंतर्गत एक केंद्र सरकार का गठन किया जाएगा, और उस केंद्रीय सरकार में जो संघीय विषय के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार होगा। जो अन्य विषय हैं और अवशिष्ट विषय वह प्रांतों को दे दिया जाएगा। प्रांत उस पर जो है कानून बनाएंगे, प्रांतों की अपनी विधायिका और कार्यपालिकाएं होंगी। एक संविधान निर्मात्री परिषद का स्थापना, एक संविधान निर्मात्री सभा का स्थापना किया जाएगा, और इसमें प्रतिनिधि कैसे चुनकर आएंगे संविधान निर्मात्री परिषद में, तो ब्रिटिश भारत के जो प्रांतीय विधायिकाओं के जो सदस्य हैं, प्रतिनिधि जो वो अपने अपने क्षेत्रों से जो है प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे जो है एक प्रतिनिधि जो है संविधान निर्मात्री परिषद में आएंगे। और देशी रियासतों से क्षेत्रों से प्रतिनिधि कैसे आएंगे, तो देशी रियासतों के क्षेत्रों से जो प्रतिनिधि वो मनोनीत किए जाएंगे वहां के जो राजा रजवाड़ों के द्वारा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा किया जाता है।
कैबिनेट मिशन 3 सदस्य होता है, उसमें 2 अन्य सदस्य कौन है, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये चीज आपको ध्यान में रखना। कब आता है भारत, तो ये मार्च 1946 में आता है। 5 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के द्वारा एक शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है। यहाँ पर सभी जो उस समय के राजनीतिक दल समुदाय के जो वर्ग है वो उपस्थित होते हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की जाती है। कैबिनेट मिशन के द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के द्वारा अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है और कहा जाता है कि भारत में एक संघ का निर्माण किया जाएगा। संघ जो है वह ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के क्षेत्रों से सब मिलकर बनेगा। संघ के अंतर्गत एक केंद्र सरकार का गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार के पास जो है विदेश रक्षा संचार जैसे मामले होंगे और संघीय विषयों के मामले होंगे और अन्य जो विषय हैं और जो अवशिष्ट विषय वो प्रांतों के पास होंगे। संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। इस संविधान निर्मात्री परिषद में जो प्रतिनिधि कैसे आएंगे वो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र और देशी रियासतों के क्षेत्रों से आएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना। ब्रिटिश भारत के क्षेत्र से आएंगे तो ब्रिटिश भारत के जो प्रांतीय विधायिका के जो सदस्य हैं वे अपने क्षेत्रों से जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है संविधान निर्मात्री परिषद में क्या सदस्यों को भेजेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना। और देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि वह मनोनीत होते हैं। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। चला जाए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 22वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी है, आपको बताना है कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। ऑप्शन दिया है क्रिप्स मिशन, वेबल योजना, माउंटबेटन योजना, इनमें से कोई नहीं। बताया दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना जो है भारतीय स्वतंत्रता का जो है आधार बनती है। ठीक है, इन चीजें माउंटबेटन योजना को दोस्तों 3 जून प्लान भी बोला जाता है। ठीक है, 3 जून प्लान क्यों, क्योंकि 3 जून 1947 को ही 3 जून 1947 को भारत विभाजन की जो है आधिकारिक रूप से जो है घोषणा की जाती है। ठीक है, ये चीजें अब देखेंगे 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक लाया जाता है और वहां से पारित होने के बाद 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति मिल जाती है और उसके बाद देखेंगे 14-15 अगस्त 1947 को 2 नए देश जो है पाकिस्तान और भारत जो है विश्व मानचित्र पे अस्तित्व में आ जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, तो ये माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन प्लान को 3 जून 1947 3 जून का प्लान भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि 3 जून 1947 को ही भारत की जो भारत विभाजन की जो है घोषणा की जाती है। ठीक है, ये चीज है भारत विभाजन की जो आधिकारिक घोषणा जो है की जाती है और इसके लिए 4 जुलाई 1947 को 4 जुलाई 1947 को क्या है दोस्तों, तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया जाता है। वहां से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बिल पारित होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित होने के बाद 18 जुलाई 1947 को 18 जुलाई 1947 को जो है राजकीय स्वीकृति मतलब वहां से मिल जाती है और भारत और पाकिस्तान मतलब भारत का विभाजन 2 देशों में भारत और पाकिस्तान में कर दिया जाता है। ठीक है, और देखेंगे दोस्तों 14 अगस्त 1947 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को जो 2 नए देशों को जो है विश्व मानचित्र पे जो है उद्भव होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत आजाद हुआ दोस्तों 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है और पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता कब मनाता है 14 अगस्त 1947 को। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, वह सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है और इसी के अंतर्गत बाल्कन प्लान भी आता है दोस्तों। ठीक है, बाल्कन प्लान, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। जो बाल्कन प्लान जो है, तो बाल्कन प्लान किससे रिलेटेड है, तो वही भारत विभाजन से ही रिलेटेड है। ठीक है, जब देखेंगे यहाँ पर वेबल जो वायसराय होते हैं उनको हटाकर माउंटबेटन को भारत में भेजा जाता है। ठीक है, वायसराय बनाकर। ठीक है, ये देखेंगे और उस समय देखेंगे जो उस समय तत्कालीन परिस्थितियां थी भारत की, वह जो है कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो भारतीय संघ का निर्माण की बात की गई थी वह अप्रासंगिक हो चुकी थी और इस समय की जो परिस्थितियां थी वो यहाँ पर 2 नए देश का जो है भारत और पाकिस्तान में बंटवारा ही मतलब संभव हो सकता था
ऐसी परिस्थितियां उस समय विद्यमान थी और उसी को गुप्त रूप से बाल्कन प्लान के नाम से जाना गया। ठीक है, तो बाल्कन प्लान किसकी उपज है? तो यह माउंटबेटन की जो है मस्तिष्क की उपज है। ठीक है, ये गुप्त रूप से बाल्कन प्लान जो था वो भारत विभाजन को जो है गुप्त रूप से रखा गया था और इसको जो है 3 जून 1947 को जो है आधिकारिक रूप से क्या घोषणा किया जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को लाया जाता है। वहां से पारित होने के बाद राजकीय स्वीकृति जो है 18 जुलाई 1947 को मिल जाती है और देखेंगे 14 और 15 अगस्त 1947 से दो नए देश पाकिस्तान और भारत जो है विश्व मानचित्र पर अस्तित्व में आ जाते हैं। ठीक है, इस चीज क्लियर हो गया। क्रिप्स योजना कब आती है दोस्तों? तो क्रिप्स योजना आती है 1942 में। कब आती है दोस्तों? 1942 में जो है क्रिप्स योजना आती है। ठीक है, ये चीज है। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स तो 1942 में एक सदस्य जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है भारत में क्रिप्स प्लान के तहत आते हैं। ठीक है, और आने का उद्देश्य यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के जो राजनीतिक दल है, भारत के लोग जो है ब्रिटेन का क्या सहयोग प्रदान करें, ये चीजें था। अब क्रिप्स प्लान के तहत रखा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को एक डोमिनियन राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। कौन सा राज्य का दर्जा? डोमिनियन डोमिनियन राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, डोमिनियन राज्य का दर्जा, डोमिनियन राज्य का दर्जा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो डोमिनियन राज्य का क्या है दोस्तों? दर्जा दे दिया जाएगा, डोमिनियन राज्य का दर्जा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्रिप्स प्लान के तहत जो भारत को एक डोमिनियन राज्य का जो है दर्जा दे दिया जाएगा और संविधान निर्मात्री सभा का गठन का प्रावधान भी किया गया था क्रिप्स प्लान के तहत। ठीक है, तो क्रिप्स प्लान 1942 में आता है। इसका उद्देश्य यही था कि भारत के जो राजनीतिक दल है, भारत के लोग जो हैं वह द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का, अंग्रेज का क्या है साथ करें, सहयोग दे। ठीक है, ये चीजें था। और लेकिन भारत के समुदायों के द्वारा देखेंगे उसी समय क्या भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो क्रिप्स प्लान के तहत दो ही बातें विशेष तौर पर ध्यान में रखना। एक कब आता है? 1942 में आता है। इसके द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद डोमिनियन राज्य का दर्जा देने का प्रावधान किया गया और एक संविधान निर्मात्री सभा का भी गठन किया जाएगा। ठीक है, ये चीजें था। वेबल योजना कब आता है दोस्तों? तो वेबल योजना 1945 में आता है। वेबल योजना कब आया दोस्तों? तो यह 1945 में आता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका भी उद्देश्य वही था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत पे जो समस्या है उसको समाधान के लिए जो है संवैधानिक प्रयास जो है किए जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? माउंटबेटन प्लान। ये चीज ध्यान में रखना है। क्रिप्स योजना कब आया? 1942 में भी ध्यान रखना है। वेबल योजना कब आया? 1945 में। माउंटबेटन प्लान कब आया? 3 जून 1947 के। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए भी आ जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति किस समय हुई? तो बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति जो है किस समय में हुई, ये चीज आपको बताना। ऑप्शन दिया है मौर्य युग, शुंग युग, कुषाण युग, गुप्त युग। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति जो है किस समय में हुई, बताइए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुषाण युग। तो कुषाण युग में जो है बुद्ध की मानव रूप में क्या प्रस्तुति की जाती है। कुषाण युग का, कुषाण वंश जो है, कुषाण युग का संस्थापक कौन था बताइए दोस्तों? तो इसका संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कौन था दोस्तों? कुजुल कड़फिसेस, कुजुल कड़फिसेस, कुजुल कड़फिसेस। ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, तो बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति किस वंश के काल में हुई? तो यह कुषाण युग, कुषाण वंश के शासन काल में हुई। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस था। और कुषाण युग में, कुषाण वंश में एक महान शासक हुआ कनिष्क। ठीक है दोस्तों, कनिष्क। ये चीज आपको ध्यान में रखिए। और कनिष्क के द्वारा ही क्या दोस्तों शक संवत चलाया था। शक संवत कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? 78 ईस्वी में। शक संवत की अगर हम बात करें दोस्तों, कब प्रारंभ हुआ शक संवत? तो ये शक संवत कब प्रारंभ होता है दोस्तों? 78 ईस्वी। देखेंगे कुषाण युग का, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। और कुषाण युग के समय ही कुषाण वंश में एक महान शासक हुआ कनिष्क, और इसके द्वारा शक संवत शुरुआत किया जाता। कब किया गया? 78 ईस्वी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति होता, चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में होता। कहां पर होता है? कश्मीर में होता।
तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाए, वसुमित्र के द्वारा किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे कुषाण युग के समय ही मथुरा कला और गांधार कला का विकास होता है, ठीक है। गांधार कला और मथुरा कला का विकास कुषाण वंश कुषाण काल के समय में ही होता है। कनिष्क के द्वारा जो है व्यापक संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। और उसी के समय देखिए तो बुद्ध की मानव रूप में जो है प्रस्तुति होती है, कुषाण काल में होती है। ये चीज ध्यान में रखना। मौर्य युग का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य युग का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मौर्य युग के अंतर्गत देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे महान शासक हुए, ये आपको मालूम ही है। शुंग युग, शुंग वंश का संस्थापक बताइए, तो शुंग युग का संस्थापक कौन था बताइए, तो हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। युग का संस्थापक बताइए कौन था गुप्त काल का, तो श्रीगुप्त, श्रीगुप्त, ठीक है दोस्तों। देखेंगे श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त जैसे महान शासक होते हैं, इस चीज आपको मालूम ही है। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे महान शासक हुए, ठीक है। शुंग युग का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हो गया। कुषाण युग का संस्थापक कौन है, कुजुलकर्ण फिसेस है। और इसी के अंतर्गत एक महान शासक हुआ कनिष्क, उसके द्वारा शक संवत 78 ईस्वी में चलाया जाता है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के समय में ही होती है, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति किस समय में हुई, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, कुषाण युग, कुषाण काल में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे यवन प्रिया कहा गया है, तो यवन प्रिया किसे कहा गया है आपको बताइए। ऑप्शन दिया भारतीय मोती, रेशम, हाथी दांत, भारतीय काली मिर्च, बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यवन प्रिया किसे कहा गया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारतीय काली मिर्च को, ठीक है। तो यवन प्रिया किसे कहा गया, भारतीय काली मिर्च को कहा गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया है। 25वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है, वर्धा, साबरमती, फिनिक्स, सदाकत, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो महात्मा गांधी से संबद्ध आश्रमों कौन सबसे पुराना है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिनिक्स। अब बताइए दोस्तों फिनिक्स आश्रम कहां पर है, तो फिनिक्स आश्रम कहां है, दक्षिण अफ्रीका में है। कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका। तो इस दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1904 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए सदाकत आश्रम कहाँ है बताइए, तो सदाकत आश्रम बिहार में है, कहाँ है, बिहार में, ठीक है। वर्धा आश्रम कहाँ है, तो यह मुंबई में है। वर्धा कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई में है। और साबरमती आश्रम गुजरात में है, मालूम नहीं है आपको, गुजरात, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से देखिए तो महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है, ये चीज आपको बताना था, ठीक है। कौन सबसे पुराना है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, फिनिक्स आश्रम, ठीक है। कब हुआ, 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। तो ठीक दोस्तों।